पार्टनरशिप। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 30। पार्टनरशिप में सेक्शन 30 बोलता है कि क्या माइनर को बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है। आंसर आएगा यस, हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी से माइनर बाहर है ना। यू हैव बीन ऑब्जर्व दैट माइनर कैन नॉट बी बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वह स्टार्टिंग से क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। Therefore, void and not merely voidable. Therefore, minor cannot become a partner because a partnership firm founded on a contract. Though a minor cannot be a partner in a firm, he can be nonetheless be admitted to the benefit of partnership under section 30. आप उसे पार्टनर नहीं बना सकते हो, पर आप उसको बेनिफिशियरी पार्टनर बना सकते हो with the consent of all the partner. When has been done with the consent of all the partner, the rights and duties of partner will be governed under section 30. माइनर, हाँ माइनर को बेनिफिशियरी बना लिया मतलब क्या समझते हैं। देखो, अगर मान लो आपने माइनर को बेनिफिशियरी पार्टनर बना लिया तो माइनर बेनिफिशियरी पार्टनर बन गया और फर्म में अगर लॉस हो गया तो उसको देना तो है, पर अपने प्रॉफिट शेयर के रेशो तक। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर फर्म की डेट्स नहीं चुकाई जाएगी। जैसे क्या होगा, मान लो एबीसी 3 पार्टनर और सी माइनर है। सी क्या है, माइनर है। अब सी जो माइनर है उसको बोला गया कि भाई तुझे ये प्रॉपर्टी पे करनी है क्योंकि फर्म को लॉसेस हो गए। तो सी बोलेगा कि मैं तो माइनर हूं, तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके हम फर्म की डेट चुकाने के लिए लायबल नहीं है, ऐसा माइनर बोलेगा। इसका मतलब कि पर्सनल प्रॉपर्टी या अनलिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट किसके साथ लगेगा, ए के और बी के साथ। ये सी के साथ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सी के साथ, क्योंकि सी माइनर है। तो सी जो माइनर है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के एक्सटेंड तक लायबल रहेगा, उससे ज्यादा लायबिलिटी उसकी नहीं रहेगी। क्लियर हुआ। तो माइनर विल बी हेल्ड लायबल बट नॉट पर्सनली, ही विल बी हेल्ड लायबल ओनली अप टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। माइनर की वजह से कुछ लॉस होता, माइनर की वजह से कुछ लॉस हुआ तो माइनर पर्सनली लायबल होगा यदि उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ या एक्शन में या यूजुअल वे में काम नहीं किया है तो। अदरवाइज माइनर पर कोई लायबिलिटी नहीं है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगी। उसकी लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड रहेगी, अप टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब माइनर एक्सेस इंस्पेक्ट द कॉपी, फर्म की कॉपी देख सकता है, प्रॉफिट में शेयर ले सकता है। He can sue the partner for accounts of the payment of his share but only when serving his connection with the firm and not otherwise. समझ गए। He can sue the partner for accounts for payment of his share but only when serving his connection with the firm and not otherwise. मतलब जब उसका फर्म के साथ कनेक्शन है तब वो अपने प्रॉफिट के लिए केस कर सकता है और अकाउंट्स भी देख सकता है। On attaining majority, he may within 6 months elect to become a partner or not to become a partner. If he elect to become a partner, then he is entitled to share to which he was entitled as a minor. If he does not, then his share is not liable for any act of the firm after the date of public notice served to the effect. On attaining majority. अब मान लो आज 1 तारीख है और जो माइनर था वो क्या बन गया, मेजर। अब अगर माइनर आज मेजर बन गया तो आज से उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं मानी जाएगी। उसे अभी भी कितने महीने का टाइम दिया जाएगा, 6 महीने का। और 6 महीने के अंदर अंदर उससे पूछा जाएगा कि भैया तुम माइनर बने रहना चाहते हो या मेजर बने रहना चाहते हो। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो 6 महीने बाद उसे ऑटोमेटिकली मेजर मान लिया जाएगा। और अगर उसने आज ही हाँ बोल दिया तो उसकी लायबिलिटी आज से ही क्या मानी जाएगी, अनलिमिटेड, या जब वो पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हुआ था तब से अनलिमिटेड। तो आंसर आएगा आज से नहीं बल्कि जब से वो एडमिट हुआ था तब से उसके लायबिलिटी का एक्सटेंड क्या मान लिया जाएगा, अनलिमिटेड। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, एक माइनर है, आज तारीख है सपोज 1 जनवरी 25 है ना। आज वो मेजर हो गया, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि ही विल बी एबल टू बिकम अ पार्टनर और ही डू नॉट वांट्स टू बिकम अ पार्टनर, है ना। उससे क्वेश्चन पूछा गया, उसने बोल दिया यस, मतलब मैं आज से ही पार्टनर बनना चाहता हूं। तो उसकी लायबिलिटी जो है वो आज से अनलिमिटेड नहीं होगी,
बल्कि व्हेन ही वाज एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप एज अ बेनिफिशियरी पार्टनर, सपोज वो 1/1/24 को एडमिट हुआ था, तो 1/1/24 से ही उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड मान ली जाएगी, आज से नहीं। जबकि अकॉर्डिंग टू रूल उसकी लाइबिलिटी कब से लिमिटेड से अनलिमिटेड बननी चाहिए थी, आज से। पर रूल ऐसा है कि आज से नहीं बनेगी। व्हेन ही वाज एडमिटेड एज अ माइनर पार्टनर, तब से ही उसकी लाइबिलिटी का एक्सटेंड क्या कर दिया जाएगा, अनलिमिटेड। और मान लो वही, और आज उसने कुछ नहीं बोला, 6 महीने तक इंतजार किया गया, और 6 महीने में फर्म को लॉस होता है, तो उसे माइनर ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ना यस बोला है ना नो बोला है, तो उसे माइनर ही माना। पर जैसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट हुए तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। माइनर का पूरा समझ में आ गया। सेक्शन 30 क्या क्या बोलता है, रिपीट करती हूँ। सेक्शन 30 ये बोलता है कि माइनर विल बी हेल्ड लायबल बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, ही विल बी नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल। तीसरा, माइनर्स इज एडमिटेड एज अ बेनिफिशियरी पार्टनर बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। चौथा, माइनर व्हेन बिकम्स मेजर he has 2 option, either he select as a major partner or he is selected as a minor partner। अगर उसने माइनर की तरह सिलेक्ट किया है तो क्या होगा, उसकी लाइबिलिटी का एक्सटेंड क्या कर दिया जाएगा, अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। कब? जब वो बेनिफिट के लिए एडमिट हुआ था, पर यस करने पर, उसी दिन यस करने पर। लेकिन अगर उसने उस दिन यस नहीं किया तो 6 महीने का इंतजार किया जाएगा। 6 महीने बाद उसे ऑटोमेटिकली फर्म का मेजर पार्टनर मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? चलो, अब लाइबिलिटी बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, द लाइबिलिटी ऑफ माइनर इज कन्फाइड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये अपन ने पढ़ ही लिया कि उसके शेयर तक लिमिटेड रहेगी। माइनर हैज नो पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल लाइबिलिटी उस पर कभी नहीं आएगी। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, but if the firm is declared insolvent, his share in the firm vests in the official receiver, which means minor can recover his share in the firm on proportionate basis from official receiver। अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती तो अपना हिस्सा लेगा, लेकिन कहाँ तक, जहां तक उसका शेयर है। मेजोरिटी अटेंड करने के बाद का आपको बता दिया कि 6 महीने इंतजार किया जाएगा। वेन ही बिकम अ पार्टनर, जब वो पार्टनर बनने के लिए यस बोल देता है। if the minor become a partner on his attaining the age of majority, क्या बोला गया है वहां पर कि if the minor become a partner on his own willingness or by his failure to give the public notice within a specified time, his right and liability under section 30 subclause 7 are as follows: he become personally liable to the third party for the act of the firm since he was admitted into the benefit of the partnership। अगर 6 महीने तक उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे फर्म का मेजर पार्टनर मान लिया जाएगा, या उसी दिन उसने यस बोल दिया तो भी उसे फर्म का मेजर पार्टनर मान लिया जाएगा, और उसकी लाइबिलिटी आज से अनलिमिटेड नहीं होगी, बल्कि उस दिन से अनलिमिटेड हो जाएगी जब से वो फर्म में बेनिफिशियरी पार्टनर की तरह क्या हुआ था, एडमिट हुआ था। When he elects not to become a partner, his right or liability continue to be those of minor up to the date of giving public notice। Public notice देने तक उसकी liability मानी जाएगी। He shall be entitled to sue the partner for his share। वो केस कर सकता है उसके शेयर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। It may be noted that such minor shall give notice to the registrar that he has or has not become a partner। उसे नोटिस देना पड़ेगा कि वो चाहता है या नहीं चाहता है पार्टनर बनना। समझ में आ गई बात? क्लियर है? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर सेक्शन 31। बताओ, क्या कोई नया पार्टनर ले सकते हो फर्म में? हाँ, कुशाग्र, नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है? हाँ, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। बस एक ही रूल है। और उसकी लाइबिलिटी कब से होगी? जो नया पार्टनर आया है। माइनर नहीं, माइनर का तो खत्म ही हो गया सेक्शन 30, जब से उसने एडमिशन लिया। लेकिन माइनर के केस में हमने क्या पढ़ा कि उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड, जब वो माइनर है। पर अनलिमिटेड कब होगी? जब वो मेजर बन जाए और उसने यस बोल दिया। और अगर यस भी नहीं बोला और नो भी नहीं बनना है तो 6 महीने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ना कि आज से
बल्कि जबकि वो माइनर की तरह एडमिट हुआ था। क्लियर हुआ? अगला इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर ऐसे ही नॉर्मली पढ़ के चले जाना। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सेक्शन 32। अब पार्टनर में रिटायर, क्या पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है? कब? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और लिखा है, याद रखना, या तो एग्रीमेंट बनाओ या सारे पार्टनर के कंसेंट हो। और अगर पार्टनरशिप कौन सी वाली पार्टनरशिप है? 8 विल वाली पार्टनरशिप है, मतलब सेक्शन 7 वाली पार्टनरशिप है, सेक्शन 7 वाली पार्टनरशिप है। तो नोटिस देकर टू ऑल अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। अब रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर द रिटायरमेंट by an agreement made by him with such party and partner of reconstituted firm, and such agreement may be implied by course of dealing between the third party. A retiring partner may discharge from liability. Retiring partner अपनी liability से क्या हो जाएगा? Discharge, क्योंकि वो तो firm से क्या हो गया है? Retired. To any third party for the act of the firm done before his retirement by agreement. लेकिन वो तभी डिस्चार्ज होगा जब उसने क्या बना लिया हो? एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद सच थर्ड पार्टी एंड पार्टनर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, एंड सच एग्रीमेंट मे बी इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर ही हैड नॉलेज ऑफ द रिटायरमेंट। मान लो मैंने कोई काम पहले शुरू करा जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और मैं फर्म से क्या ले रही हूँ? तो मैं थर्ड पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट करूंगी और क्या बोलूंगी कि मैं उन सभी कामों के लिए अपनी लायबिलिटी से फ्री होना चाहती हूँ। अगर थर्ड पार्टी मेरे साथ अग्रीमेंट कर लेती है तो ही मैं उन कामों के लिए फ्री होंगी जो शुरू तो रिटायरमेंट के पहले हो गए थे पर अभी तक खत्म नहीं हुए, लेकिन बाय एग्रीमेंट ओनली। ठीक है? नॉट विथस्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, here the partners continue to be liable as a partner to third party for any act done by any of them which would have been an act of the firm done before the retirement until public notice is given of retirement। आपने कोई काम शुरू कर दिया है और रिटायरमेंट ले रहे हो तो आप आज अपनी लाइबिलिटी से फ्री नहीं हो। कब होंगे? जब आप क्या दे दो? पब्लिक नोटिस। और अगर पब्लिक नोटिस भी दे देते हो और उसके बावजूद भी आपने थर्ड पार्टी ने आपको फ्री नहीं किया है, बोला है कि आपने जो रिटायरमेंट के पहले काम शुरू किया था उसके लिए तो आप लायबल हो, तो आपकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। नोटिस अंडर सबसेक्शन में बी गिवन बाय रिटायर्ड पार्टी और बाय वे ऑफ एनी पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। एक केस देख लेते हैं। केस का नाम पढ़ो, क्या है? अंडरलाइन करो। विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। Supreme Court in Vishnu Chandrika and Chandrika Prasad held that the expression if any partner wants to disassociate from the partnership business in a clause of the partnership deed which was being constructed comprehensed a situation where a partner wants to retire from partnership. The expression clearly indicated that in the event of retirement the partnership business will not be comes to an end। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या उससे पूरा फर्म डिसॉल्व हो जाएगा? एक पार्टनर के रिटायरमेंट से पूरा फर्म डिसॉल्व नहीं होता। हालांकि अगर आपस में कंसेंट हो जाए, अगर आपस में कंसेंट हो जाए तो पूरी फर्म भी क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर हुआ? Mere retirement of a partner who was tenant of the premises in which partnership business was carried out would not result in assignment of tenancy right in favor of remaining partner, even though the retiring partner ceases to have any right, title or interest in business as such। क्या लिखा हुआ है समझाओ। Mere retirement of a partner मतलब केवल किसी पार्टनर के रिटायरमेंट लेने से, MERE, mere मतलब केवल, केवल किसी पार्टनर के रिटायरमेंट लेने से हु वॉज द टेनेंट ऑफ द प्रीमाइसेस इन विच द पार्टनरशिप बिजनेस वॉज कैरिड। वो उस प्रीमाइसेस का क्या था? टेनेंट मतलब किराएदार था। वुड नॉट रिजल्ट इन असाइनमेंट ऑफ टेनेंसी राइट इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो उसके जो राइट थे टेनेंसी के वो ऑटोमेटिकली दूसरे पार्टनर के नाम पर असाइन नहीं होंगे। ठीक है?
even though the retiring partner ceases to have any right, title or interest in a business such. भले ही वो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले रहा है, समझ में आ रही बात, पर टेनेंसी राइट उसके हैं, वो दूसरों को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होगा। अब इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है 31 और 32, शायद ही पूछा जाए, है ना, लेकिन एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर भर भर के पूछा जाता है मोस्ट टाइम पे। क्या किसी पार्टनर को कभी भी फर्म से एक्सपेल्ड किया जा सकता है? कभी भी जब इच्छा हो तब किसी पार्टनर को धक्का मार के फर्म से बाहर निकाल दे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अगर देखो क्या क्या सिचुएशन है, द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट हैव एक्सिस्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, मतलब उनके बीच में अगर पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो, या इफ द पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर एंड इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। समझ में आ रही बात? मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर की क्या लगेगी यहाँ पर? कंसेंट। इफ ऑल दिस क्वेश्चंस आर नॉट प्रेजेंट, द एक्सपल्शन इज नॉट डीम्ड टू बी एन बोनाफाइड इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। द टेस्ट ऑफ गुड फेथ इज रिक्वायर्ड। अब गुड फेथ का मतलब क्या है ये समझ लो। द एक्सपल्शन मस्ट बी इन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। गुड फेथ मतलब अच्छे इंटेंशन के साथ। जैसे अगर एबीसी 3 पार्टनर, बी प्रॉपरली फर्म में आ रहा है, अच्छे से काम भी कर रहा है, फिर भी हम उसको फर्म से क्या कर रहे हैं? एक्सपेल कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहा है, तो गुड फेथ नहीं है। तो आपका इंटेंशन गुड फेथ में होना चाहिए, या आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर की क्या लगेगी? कंसेंट लगेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इन सर्व्ड विद द नोटिस, एक नोटिस भेजना पड़ेगा और उससे पहले सुना जाना चाहिए कि भाई तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया कि हमें तुम्हें फर्म से निकालना पड़ रहा है। ये सारे रीजन आप पूछेंगे। It may be noted that under the Act, expulsion of partner does not necessarily result of dissolution of the partner. The invalid expulsion of the partner does not put the end of the partnership, even if the partnership it will be deemed to continue as before. अगर एक पार्टनर को बाहर निकाल रहे हो तो पूरी फर्म का डिसोल्यूशन नहीं माना जाएगा। इवन पार्टनरशिप एट विल हो तो भी एक पार्टनर के एक्सपेल्शन को अगर बोनाफाइड इंटेंशन के साथ नहीं निकाला गया है तो उसे फर्म का डिसोल्यूशन नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ो। एबीसी 3 पार्टनर है, दे वेर कैरिंग देयर बिजनेस सक्सेसफुली फॉर पास्ट सेवरल ईयर्स। Spouses of A and B fought in ladies club on their personal issues and A's wife was hurt badly. A got angry on the incidents and convinced C to expel B from their partnership firm. B was expelled from the partnership firm without notice from A and C, considering the provision of Indian Partnership Act. क्या यहाँ पे गुड फेथ था? नहीं, पर्सनल मैटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। क्या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी बनती है क्या कि वो फर्म की डेट को चुका है? अब वो खुद ही इंसॉल्वेंट हो गया, जब उसके पास ही पैसा नहीं है तो वो फर्म की लाइबिलिटी को कैसे चुकाएगा? है ना। वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म इज एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट, ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑन द डेट on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is hereby dissolved. Where under the contract between the partner, the firm is not dissolved by the adjudication of a partner as an insolvent, the estate of a partner so adjudicated is not liable of any act of the firm is insolvent done after the date on were adjudicated as an insolvent. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो खुद ही क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को आप यूज नहीं करोगे। बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है, एक बार देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ इंसॉल्वेंट एडजुडिकेशन। जिस दिन उसे इंसॉल्वेंट एडजुडिकेशन मतलब इंसॉल्वेंट की उसने एप्लीकेशन फाइल की है, उस दिन से उसकी पर्सनल लायबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म। The firm is also not liable for any act of the insolvent partner after the date of order of adjudication, और ना ही फर्म लायबल रहेगी उसके किसी काम के लिए।
ordinarily but not invariably the insolvency of a partner result into dissolution of firm, but the partner are competent to agree among themselves that the adjudication of partner is insolvent will not give rise of dissolution of the firm. एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से पूरी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी जब तक कि सारे पार्टनर ये डिसाइड ना कर ले कि एक पार्टनर के इंसॉल्वेंसी पर भी हम फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व। ठीक है, क्लियर हुआ? द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यू एज अ पार्टनर, ही विल बी सीज्ड टू बी अ पार्टनर फ्रॉम द वेरी डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड। उसी दिन से उसे फर्म का पार्टनर नहीं माना जाएगा। क्या इंसॉल्वेंसी क्लियर हो गई? आज ये यूनिट अपन कंप्लीट कर रहे हैं। लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। क्या डिसीज्ड पार्टनर की कोई लायबिलिटी बनती है? जिस दिन उसकी डेथ हो गई, उसका पूरी दुनिया से कनेक्शन कट गया है, तो फर्म से तो छोड़ो, उससे ऊपर से मिलाकर लायबिलिटी पे करवाओगे क्या? वो तो मर गया, तो उसका कनेक्शन पूरी दुनिया से जैसे कटा है वैसे ही फर्म से भी कट गया, और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी आप फर्म की डेट को चुकाने के लिए यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह से लॉस हुआ तो भी नहीं। अगर मान लो वो फर्म डिसीज्ड पार्टनर है, अब उसकी वजह से कोई लॉस हुआ है, तो आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे यूज करोगे? क्योंकि लायबिलिटी तो उसके ऊपर थी ना, और वो ही चला गया। पढ़ते हैं इसको। ऑर्डिनरली द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, बट द रूल इन रिगार्ड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी and the partner are competent to agree that the date of one will not have the effect of dissolving the firm as regard the surviving partner unless the firm consists only two partner, in order that estate of deceased partner underline karo may be absolved from liability for future obligation of the firm. It is not necessary to give any notice of public or the person having dealing with the firm. कोई पब्लिक नोटिस की भी रिक्वायरमेंट नहीं, और उसकी पर्सनल स्टेट को भी आप यूज नहीं कर सकते। और एक पार्टनर की डेथ से फर्म डिसॉल्व होगी, ऑर्डिनरली हो जाती है, पर अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो मे और मे नॉट भी रिटायर डिसॉल्व वाली बात है, मतलब हो भी सकती, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ अगर दो पार्टनर हो और एक की डेथ हो जाए तो कंपल्सरी डिसॉल्व हो गई, क्योंकि एक अकेला तो पार्टनर बन नहीं सकता है। पर अगर तीन थे और एक की डेथ हो गई तो हो सकता है डिसॉल्व हो सकता है कि नहीं हो, ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है। ठीक है। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। क्या आउटगोइंग पार्टनर फर्म के जैसा बिजनेस कर सकता है? नहीं। हमने कहाँ पढ़ा था बताओ? कल पढ़ा था सेक्शन 27 के एक्सेप्शन, कि जब आप फर्म में हो तब भी आप फर्म के जैसा बिजनेस नहीं कर सकते, और जब आप फर्म से बाहर जा रहे हो तब भी आप फर्म के जैसा बिजनेस नहीं कर सकते हो। आप ऐसा कोई बिजनेस नहीं करोगे जो फर्म को कॉम्पीट करे। ऐसा रिस्ट्रिक्शन हम किस पर लगा सकते हैं? आउटगोइंग पार्टनर पर। ये सेक्शन 27 का क्या है? एक्सेप्शन। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक्सेप्शन है कि आप फर्म के जैसा बिजनेस नहीं कर सकते हो जब आप फर्म से बाहर जा रहे हो। He may not use the name of firm, represent himself as a carrying on business of the firm, solicit the custom, और ना ही आप फर्म के कस्टमर्स को सोलिसिट करोगे, मतलब उसे सलाह दोगे कि भैया एक काम कर, तू हमारे पास आ जा, हम तुझे 50% डिस्काउंट में ये काम करके दे देंगे। क्यों भाई? वो तो तुम्हारी पुरानी फर्म का कस्टमर है, तुम उसे क्यों भड़का रहे? तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। सेक्शन 37। मान लो ABC 3 पार्टनर थे और B फर्म से जा रहा है ठीक है, लेकिन B जब जा रहा है वो मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। अब बताओ अकाउंट्स कब प्रिपेयर होता है? फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर 31 मार्च, स्टार्टिंग नहीं एंड पर, और मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में पार्टनर जा रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में उसका हिसाब नहीं बना सकते हो, तो हमने उससे रिक्वेस्ट करी कि सर हम आपका हिसाब तो कर देंगे पर 31 मार्च के बाद। तब तक क्या है, उसकी कैपिटल फर्म में लगी हुई है,
तो रूल है सेक्शन 37 का कि आप उसे 6% पर एनम से इंटरेस्ट या उसकी कैपिटल में जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसमें उसका हिस्सा दो, दोनों में से जो ज्यादा, या जो दोनों में से जो वो इलेक्ट करे। ऑब्वियसली वो ज्यादा वाले इलेक्ट करेगा। तो ये सेक्शन 37 आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आप इस बात का ध्यान रखना कि ये सेक्शन 37 जो है वो आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। सेक्शन 37 वेयर एनी मेंबर ऑफ द फर्म हैज डाइड और अदरवाइज सीज टू बी पार्टनर एंड सर्वाइविंग और कंटिन्यू पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है, with the property of the firm without any final settlement of accounts as between them and the outgoing partner or his estate, then absence of the contract to the contrary, outgoing partner option himself or representative to such share of the profit made since he ceased to be partner as may be attributable to the use of his share of property or interest at the rate of 6% on the amount of share in the property of the firm, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, आगे क्या बोल रहे हैं चेंज करके, आगे बोल रहे हैं वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर एन ऑप्शन इज गिवन टू सर्वाइविंग और कंटिन्यू पार्टनर टू परचेज द इंटरेस्ट ऑफ डिसीज्ड और आउटगोइंग पार्टनर एंड दैट ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर और हिज स्टेट एज द केस में इज नॉट एंटाइटल्ड टू, किस चीज के लिए एंटाइटल नहीं होगा, हाँ, टू एनी फर्दर और अदर शेयर of profit, but partner assuming to act in exercise of option does not in all material respect comply the term thereof, he is liable to the account under the foregoing provision of this section। इसको बताओ ये क्या बोल रहा है। वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर के बीच में क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट। एन ऑप्शन इज गिवन टू सर्वाइविंग पार्टनर, मतलब जो बचे हुए पार्टनर उनको एक ऑप्शन दे रहा है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है ना उसका इंटरेस्ट तुम ले लो, है ना, ये अपन ने उसको ऑप्शन दे दिया एंड दैट ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज्ड, और उन्होंने ले भी लिया। आगे क्या हुआ, द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, लेकिन जो पार्टनर डिसीज्ड है उसकी स्टेट और आउटगोइंग पार्टनर की स्टेट और हिज स्टेट एज द केस में बी इज नॉट एंटाइटल्ड एनी फर्दर or other share of profit, but if any partner assuming to act in exercise of option does not in all material respect comply with the terms thereof, he is liable to the account under the foregoing provision of this section। आपने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है पर आपकी स्टेट यूज नहीं होगी, सिर्फ आपका प्रॉफिट शेयर आप ट्रांसफर कर, समझ में आ रही बात। तो यहां पर ये बोला गया है कि ये प्रोविजन आपको शेयर तो दिलवा सकता है पर उसकी प्रॉपर्टी नहीं दिलवा सकता है। आप उसका शेयर ले सकते हो पर उसकी प्रॉपर्टी आपके पास नहीं आएगी। लास्ट सेक्शन और यूनिट खत्म। सेक्शन 38 रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी बाय चेंज इन द नेम ऑफ फर्म। अब पहले तो समझते हैं कि कंटिन्यू गारंटी क्या होती है। कंटिन्यू गारंटी मतलब मान लो ABC 3 पार्टनर थे और कोई पार्टनर बी ने गारंटी दी कि फर्म को कोई भी लॉस होगा तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, लेकिन जैसे ही फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, फर्म का नेम चेंज होता है, तो वो कंटिन्यू गारंटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 अ कंटिन्यू गारंटी गिवन टू अ फर्म और थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, ठीक है, खत्म हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए जैसे ही फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है या फर्म का नाम चेंज होता है, वैसे ही वो गारंटी उसी दिन से क्या मान ली जाएगी, खत्म मान ली जाएगी। ठीक है, पूरे यूनिट समझ में ही। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा।